Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 23rd of February 2023. तो गाइज आज है तारीख 23 फरवरी 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है वाईगई रिवर को, काफ़ी चर्चा में है, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है, आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन बोलता है कि हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में राइट टू प्राइवेसी के बारे में मेंशन किया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 21 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 29। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जिससे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे थंबनेल देख के कि सर ने क्लिकबेट कर दिया, मतलब ये कोई न्यूज़ वगैरह है नहीं, ऐसे यहाँ पर थंबनेल डाल दिया व्यूज़ के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये जो न्यूज़ है ना वो बिल्कुल रियल है और पिछले 3-4 दिनों से बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो इस टॉपिक को लेकर पब्लिश हो रहे हैं। इवन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरीके से जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश होते हुए नजर आएंगे, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कैन क्लाउड्स ऑफ मून डस्ट कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ऐसे आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे साइंस पोर्टल पर यहाँ पे इसके बारे में चर्चा की जा रही है कि पृथ्वी पर जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, जो टेम्परेचर है काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग लगातार देखने को मिल रहा है। तो इसका एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि जो चांद पर डस्ट अवेलेबल है, जो धूल अवेलेबल है, उसका यूज़ करके हम ग्लोबल वार्मिंग को पृथ्वी पर थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये पॉसिबल है, तो कैसे पॉसिबल होगा वो सब इन आर्टिकल्स के अंदर समझाया गया है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि इस आर्टिकल को आज से 3 दिन पहले द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी कवर किया गया था, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कूलिंग अर्थ विद मून डस्ट, क्या ये वाकई में एक सोल्यूशन है या कुछ और है, ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। आप यहाँ पर इस पूरे बड़े से आर्टिकल को देख पाओगे। एक्सप्लेन सेक्शन पर ये आर्टिकल पूरा डिटेल से द हिंदू ने पब्लिश किया था। चलो समझते हैं फिर। देखो हो क्या रहा है ना, जो इंसान है वो लगातार कार्बन का उत्पादन कर रहा है। हमारी पृथ्वी पर बहुत सारा जो कार्बन है वो डेली बेसिस पर प्रोड्यूस हो रहा है और उस कार्बन की वजह से पृथ्वी लगातार गर्म होती चली जा रही है, टेम्परेचर लगातार इंक्रीज़ होता चले जा रहा है। तो इसी धरती को ठंडा करने के लिए हर बार बातचीत तो करते रहते हैं हम लोग कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। और आपको पता होगा कि दुनिया भर में बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में मिलकर हर साल कोई ना कोई समिट करती रहती हैं कि भैया टेम्परेचर को इस प्रकार से कंट्रोल किया जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जाएगा। ऐसे हर बार ये हम लोग डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे समिट्स होते हैं, लेकिन अभी तक ना कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, ऐसा हम लोगों ने देखा। तो अब क्या हुआ ना, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना यहाँ पर यह है कि अगर किसी तरीके से जो सूर्य की रोशनी धरती पर आ रही है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ पर रोका जाए, थोड़ा सा फेड कर दिया जाए बीच में, तो इससे यहाँ पे पृथ्वी को ठंडा किया जा सकता है। वो बात यहाँ पर मेंशन की गई है। अब ये कैसे होगा इसको समझते हैं। देखो वॉशिंगटन के पोस्ट में भी इस आर्टिकल को बहुत डिटेल से पब्लिश किया गया है। बोला गया कि देखो ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा मुद्दा है जो दुनिया के हर देश को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। दुनिया में कोई भी देश हो, चाहे कितने भी कोने में कैसा भी देश हो, वहाँ सभी पर इस ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखाई पड़ रहा है। जहाँ पे गर्मी थी पहले वहाँ और ज़्यादा हो चुकी है, जहाँ पे पहले बहुत ठंड थी, बर्फ़ वगैरह बहुत ज़्यादा थी, वो बर्फ़ वगैरह भी लगातार पिघलती हुई नज़र आ रही है। तो हर साल ऐसे कॉन्फ्रेंस तो होते हैं, बट अभी तक उन कॉन्फ्रेंस का कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। तो इस वजह से जो अमेरिकन साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंतरिक्ष में एक चीज़ को थोड़ा सा ट्राई करने के लिए जो एक नया कह सकते हो कि जो प्रस्ताव है ना वो दिया है। तो अमेरिकन साइंटिस्ट का ही यहाँ पर ये पूरा आइडिया है। उनका कहना यह है कि जो चांद पर धूल अवेलेबल है ना, उस धूल से
थोड़े टाइम के लिए बादल बना दिया जाएगा, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद की जो धूल है वो फैला दी जाएगी। और उस धूल से जो बादल बन जाएगा ना, उससे कहीं ना कहीं जो सन की किरणें हैं, जो सूर्य की रोशनी है ना, सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती तक प्रॉपर नहीं आ पाएगा। इसकी वजह से जो धरती है वो ठंडी होने लगेगी। ऐसा यहाँ पर इन साइंटिस्ट का जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हो। अब हुआ ये, अब इन साइंटिस्ट की अगर हम लोग इस अजीबोगरीब योजना को देखें, हाँ बिल्कुल अजीबोगरीब ही बोलना पड़ेगा, बट फिर भी यहाँ पर देखते हैं कैसा पॉसिबल होगा। बट अभी यहाँ पर ये सारा का सारा प्लानिंग किया गया है, जो आइडियाज़ है वो रखे गए हैं बाहर। बोला ये जा रहा है कि इस अजीबोगरीब योजना के अकॉर्डिंग बात करें ना, तो चांद पर खनन करेंगे। खनन करने के बाद में वहाँ से जो धूल है ना वो निकाली जाएगी, और धूल निकालने के बाद में उसको उछाल दिया जाएगा, ठीक है ना, उसको फैला दिया जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो धूल जो है वो लगभग 2 सप्ताह तक सूर्य और पृथ्वी के बीच में रहेगी, ऐसा यहाँ पर साइंटिस्ट का मानना है। और इससे क्या होगा, जो सूर्य का प्रकाश है, जो सनलाइट है, वो काफ़ी हद तक मंद हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी, जैसे नॉर्मल डेज में होती है ना, इससे काफ़ी कम हो जाएगी। और कुछ टाइम तक ऐसा ही रहेगा, जिससे जो पृथ्वी है वो धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी। और इस टाइम में जो हमें ये टाइम पीरियड मिलेगा ना, इसमें हम ये भी प्लान कर सकते हैं कि कैसे कैसे और हमें स्टेप्स उठाने हैं कार्बन को कम करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा हमें समय भी मिल जाएगा, और इधर यहाँ पे पृथ्वी भी काफ़ी ठंडी हो जाएगी, वो यहाँ पर साइंटिस्ट ने बोला है। और मैं आपको बता दूँ, पता है ऐसे जो प्लान है ना वो बहुत पहले से आ रहे हैं। जैसे मैं अभी न्यूज़पेपर एनालिसिस लगभग 2018 के एंड से कर रहा हूँ, तो तब से ही ना ऐसे बहुत सारे प्लान्स आए, बहुत सारे ऐसे प्लान्स हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं। कई प्लान्स मुझे अभी भी याद हैं, बट अभी के आर्टिकल में क्या है, आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हो चुका होगा। आपने कई सारे ऐसे आर्टिकल देखे भी होंगे, बट अब जो है ना इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से समझा दिया है। जो थंबनेल है ना वो बिल्कुल रियल है, और हमेशा से जो भी थंबनेल मैं लगाता हूँ वो रियल ही होता है। ऐसा नहीं है कोई भी यहाँ पर आपको फेक न्यूज़ पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। बस थंबनेल से यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकता है, बट जो न्यूज़ है वो बिल्कुल करेक्ट है। जैसे आपके सामने मैंने सारे सोर्सेज को दिखा दिया, आप भी सर्च करो, आपको भी इसके बारे में और डिटेल से पता चलेगा। आगे आते हैं। देन फ्रंट पेज पर हमारे पास में एक छोटा सा आर्टिकल है और काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। इस आर्टिकल को हम लोग जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हैं। तो हुआ क्या है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसकी साइड से एक स्टेटमेंट निकल कर आया है, खासकर आईएमएफ की एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जिनका नाम है क्रिस्टेलिना जॉर्गेवा। तो इनका ये स्टेटमेंट निकल कर आया है। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि देखो, इंडिया जो है ना कहीं यहाँ पर एक उभरता हुआ देश निकलेगा 2023 में। 2023 में वैसे एक अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर की जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमी है, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जाएगी, बट इंडिया रिमेन ग्रो करेगा, ऐसा यहाँ पर आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है। तो दुनिया भर में जितनी भी ग्रोथ होने वाली है पूरे के पूरे 2023 में, उसमें भारत का 15% योगदान होगा, 15% कंट्रीब्यूशन होगा, ऐसा इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। फिर एक छोटा सा चार्ट दिया गया है। देखो ये सब ना एक एस्टिमेशन है, एक अंदाज़ा है, ये चीज़ें कोई याद नहीं रखनी है, इस केवल और केवल अंदाज़ा है और एक एस्टिमेशन किया गया है, और ये हमेशा चेंज होता रहता है। अब जैसे मान लो इकोनॉमी के ऊपर कोई बुरा असर पड़ता है, इकोनॉमी अफेक्ट होती है, तो यहाँ पर आगे फ्यूचर के हिसाब से जो चीज़ें हैं उसको बदल दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इकोनॉमी में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा कोई डेटा जो रोज़ाना के बेसिस पर, महीनों के बेसिस पर चेंज होता रहता है, इस प्रकार से कहीं पर भी कभी भी क्वेश्चन नहीं बना है। बट यहाँ पे आर्टिकल समझने के लिए जो है हम लोग यहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो आईएमएफ के अकॉर्डिंग, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया की जो ग्रोथ है साल 2023 में वो लगभग 6.8% से ग्रो करेगी, ऐसा एक एक्सपेक्टेशन है। और 2024 में 6.1% से ग्रो करेगी, ये भी एक एक्सपेक्टेशन है। तो इंडिया की ग्रोथ 2023 में 2024 में क्या रहने वाली है वो हमने डिस्कस किया। दुनिया की ग्रोथ 2022 में लगभग इतनी थी, और 2023 में भी यहाँ पे लगभग इतनी होने वाली है। तो भारत कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कह सकते हो कि ब्राइट स्पॉट की तरह निकलने वाला है इस पूरे 2023 के अंदर में, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। अच्छा, कुछ नहीं पढ़ना मतलब एक चीज़ है इस आर्टिकल में, और उसको ज़्यादातर लोग ना नज़रअंदाज कर देंगे, और ख़ासकर जो बिगिनर्स है वो भी यहाँ पर छोड़कर चले जाएंगे। इस आर्टिकल में एक बॉडी है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ना क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से पूछता है, ठीक है ना। आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए, और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस है वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं। कैसे रेलिवेंट होते हैं देखो, समझते हैं। जब हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो आखिरकार ये क्या है। देखो, ये बॉडी है जिसको हम लोगों ने बनाया था सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद, ठीक है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आईएमएफ को बनाया गया, वर्ल्ड बैंक के साथ में ही आईएमएफ को बनाया गया था। रीज़न क्या था,
बहुत सारे देशों की हालत ख़राब हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। जब हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए ना, और उन कंट्रीज़ की इकोनॉमी की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ चुकी थी, तो उस समय उन कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आया, और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इसको लेकर आए थे। तो आज भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम यही है कि बहुत सारे देश हैं जैसे हमारे दुनिया भर में, अगर उनकी इकोनॉमी बुरी तरह से सफ़र करती है तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करता है। फॉर एग्जांपल आप श्रीलंका का ले सकते हो, या आप ले सकते हो पाकिस्तान का। इनको भी यहाँ पर आईएमएफ का पूरी तरह से सपोर्ट मिला हुआ है। ठीक है, अब जो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, इसको गवर्न किया जाता है 190 कंट्रीज़ के थ्रू। 190 देश यहाँ पर इसको गवर्न करते हैं। और आपसे सवाल बनेगा, क्या इंडिया इसका मेंबर है? तो हाँ, बिल्कुल, भारत इसका मेंबर है। भारत ने इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को देश की आज़ादी से पहले ही ज्वाइन कर लिया था। लगभग 27 दिसंबर 1945 में इसको ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, इस आईएमएफ का मेन पर्पस क्या है? तो पर्पस मैं आपको बता ही चुका हूँ। जो भी हमारा इंटरनेशनल लेवल पर पूरा का पूरा मॉनेटरी सिस्टम है, उसको स्टेबल करने का काम करती है ये बॉडी। यानी कि दुनिया भर में मॉनेटरी सिस्टम को लेकर यहाँ पर एक शांति बनी रहे, उसको लेकर एक मेजर फोकस रहता है। प्लस इसका मेन काम ये भी है कि बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स को पब्लिश करना, और उसमें से 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। 2 रिपोर्ट्स आती हैं आईएमएफ की साइड से। एक का नाम है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दूसरे का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। मैं आपको बता दूं, यूपीएससी ने इस वाले टॉपिक को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। नीचे आपको अलग अलग नाम दे दिए जाएंगे, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, ये वो। तो बता देना, यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यहाँ पर इसको पब्लिश करता है। अब होता यहाँ पर यह है कि आईएमएफ का मेजर काम है काफ़ी सारे देशों को सपोर्ट करना। तो इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे आईएमएफ को आप डिटेल से पढ़ोगे ना, रमेश सिंह की किताब से या कहीं पर कोई भी किताब जो आपकी स्टैटिक पोर्शन को कवर कर रही है, वहाँ से पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है गोल्ड ट्रांच का या रिजर्व ट्रांच का। तो ये क्या है? देखो, ये ना एक क्रेडिट सिस्टम ही है जो कि आईएमएफ अपने मेंबर्स को देता है। मैंने बोला कि आईएमएफ के अंदर ढेर सारे मेंबर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर इंडिया भी आईएमएफ का एक मेंबर है। अब जो भी मेंबर्स हैं, जो भी सदस्य हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, सपोज़ उनको ज़रूरत पड़ी है पैसों की, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ना क्या करेगा, उनको उधार दे सकता है। और वो जो उधार है ना, ये कहीं ना कहीं क्रेडिट सिस्टम जो आईएमएफ ग्रांट करता है अपने मेंबर्स को, उसको हम लोग गोल्ड ट्रांच या रिजर्व ट्रांच के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन है यूपीएससी का, साल 2020 में पूछा गया था कि गोल्ड ट्रांच या रिजर्व ट्रांच क्या है। तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एक क्रेडिट सिस्टम जो कि आईएमएफ अपने मेंबर्स को ग्रांट करता है। फिर उसके बाद में 2017 में भी यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस बनते रहे हैं। क्वेश्चन क्या था कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये जो रिपोर्ट है इसको यहाँ पर कौन देश पब्लिश करता है, सॉरी कौन सी बॉडी पब्लिश करती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएन वीमेन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, और ऐसे ही और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये रिपोर्ट के बारे में इस वजह से मैंने बोला, ये चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर आपको ज़्यादा नंबर्स दिला सकते हैं। आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। अच्छा, तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो, हुआ यह है कि अभी एक जो डांस है वो चर्चा में है, एक क्लासिकल डांस जिसका नाम है मोहिनीअट्टम। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है, इस क्लासिकल डांस की एक बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है कनक रेले। तो अभी यहाँ पर इनका देहांत हुआ है, उसी की वजह से यहाँ पर यह आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा नाम ध्यान रखना, क्योंकि देखो वन डे एग्जामिनेशन में ना आपका एक पोर्शन ये भी आता है कि जिन जिन व्यक्तियों की डेथ हुई है ना, उनके बारे में जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नाम इनका ध्यान रखना है, कनक रेले। तो आर्टिस्ट हैं, काफ़ी फेमस आर्टिस्ट हैं मोहिनीअट्टम की। तो अभी यहाँ पर रिसेंट इनकी डेथ हुई है, उस वजह से ये चर्चा में है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा स्टेट पीएससी या यूपीएससी के एग्जामिनेशन के तौर पर चीज़ों को देखोगे ना, तो आपको थोड़ा सा इस डांस के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि क्लासिकल डांस चर्चा में है। रीज़न क्या है वो आपने यहाँ पर देख लिया। तो थोड़ा मोहिनीअट्टम के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपके आर्ट एंड कल्चर के अंदर में ना एक पूरा का पूरा टॉपिक दे रखा है यूपीएससी ने सिलेबस में, और वो है आपके डांस का। ठीक है ना? तो डांसेस में आपको सारे के सारे जो हमारे क्लासिकल डांस और बाकी सारे डांसेस उनको कवर करना होता है। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं मोहिनीअट्टम की, तो बेसिकली यहाँ पर ये आपको पूरा मोहिनीअट्टम डांस का पूरा ड्रेसिंग दिख रहा होगा। वाइट कलर और जो ऑफ वाइट है उसका यहाँ पे पूरा जो ड्रेसिंग है वो यहाँ पर यूज़ की जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे किस प्रकार का मेकअप रहता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से एक बार देख लो, है ना? फिर उसके बाद मैं आपको डिटेलिंग्स बताऊँगा कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है। ठीक है ना? अब हम लोग समझते हैं मोहिनीअट्टम के बारे में। सबसे पहली बात, इस डांस को ना हम लोग डांस ऑफ मोहिनी के नाम से भी जानते हैं। मोहिनी क्यों बोला गया है? मोहिनी बेसिकली यहाँ पे कह सकते हो विष्णु जी का फीमेल अवतार है। विष्णु जी के काफ़ी सारे अवतार हैं ना, तो फीमेल अवतार जो है ना वो यहाँ पर मोहिनी है।
ठीक है ना। इन्हीं के ऊपर ये जो नाम है वो रखा गया है मोहिनीअट्टम। तो ये जो डांस है इसको कौन परफॉर्म करता है, वेमेन यहाँ पर इसको परफॉर्म करती हैं। इस डांस में जो थंपिंग ऑफ फुट स्टेप होता है, यानी कि जो पैरों का थपथपाना होता है ना बहुत से डांस में, बट इसमें वो नहीं है, पैरों को थपथपाया नहीं जाता। जो फुट वर्क है वो बहुत जेंटल होता है, बहुत स्मूथली यहाँ पर पैरों से जो कला है वो दिखाई जाती है। प्लस यहाँ पे ना पूरा का पूरा जो स्टोरी है वो दिखाया जाता है इस डांस के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया, मोहिनी के बारे में ध्यान रखना, मोहिनी कौन है ये भी मैंने आपको बताया। देन उसके बाद में परफॉर्मेंस की बात करें तो मोहिनीअट्टम जो डांस है ना, जनरली यहाँ पर ये सोलो परफॉर्मेंस होता है, यानी कि एक व्यक्ति अकेला ही यहाँ पर पूरे डांस को परफॉर्म कर रहा होता है। प्लस यहाँ पे इस डांस में कुछ दूसरे और डांसेस के भी एलिमेंट्स, जैसे भरतनाट्यम का आपने नाम सुना होगा, कथकली का नाम सुना होगा। तो भरतनाट्यम से कुछ ग्रेस वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेगा, कथकली डांस में जो एनर्जी दिखाई जाती है वो एनर्जी यहाँ पर है। तो मतलब कुछ और डांसेस के जो एलिमेंट्स हैं ना वो मोहिनीअट्टम वाले डांस में भी देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में एक फेमस मलयाली पोएट हैं जिनका नाम है वी.एन. मेनन, ठीक है ना। तो इन्होंने यहाँ पर इस डांस के बारे में और चीज़ें निकाला, और चीज़ें यहाँ पर लिखा, इस डांस को और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रिवाइव किया है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है। बाकी मोहिनीअट्टम के बारे में कई सारी जगह पर रेफरेंस दिया गया है। जैसे अगर मैं बताऊँ तो बोला जाता है कि जो व्यवहारमाला है, ठीक है ना, इसको लिखा गया था 1709 में। यहाँ पे मोहिनीअट्टम के बारे में चर्चा की गई है। इसको लिखा गया था मजमगलम नारायणन नंबूदरी जी के थ्रू, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा घोष यात्रा, इसको लिखा गया था एक पोएट के थ्रू, कुंजन नाम्बियर के थ्रू, ठीक है ना। तो 1709 के बाद में यहाँ पर ये लिखा गया था। तो इनके अंदर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं मोहिनीअट्टम का रेफरेंस है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा पुराना डांस है जिसका रेफरेंस लगभग 1709 के आसपास देखने को मिल रहा है। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इस डांस में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है, तो मेन जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो है इदक का, देन मृदंगम, वीणा, फ्लूट, और उसके बाद में यहाँ पे जो सिंबल्स होता है ना उसका भी हम लोग यूज़ करते हैं, शायद मंजीरा बोलते हैं, है ना, शायद, मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है बट शायद बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि इस पूरे डांस में यूज़ की जाती हैं। कॉस्ट्यूम्स की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो कॉस्ट्यूम्स में जो कसावू साड़ी है, केरला की कसावू साड़ी, उस साड़ी का यूज़ किया जाता है। प्लस आपने देखा कलर, ड्रेस का जो कलर है ना वो वाइट और ऑफ वाइट कलर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पे कुछ यहाँ पे बॉर्डर्स वगैरह बने हुए होते हैं गोल्डन कलर के, जैसे मैंने आपको दिखाया था। और घुंघरू का भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है इस पूरे डांस के अंदर में, ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है इस डांस के बारे में, वो है मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस है, केरला का। ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं और मैं आपको बता दूं कई बार यूपीएससी ने या कई सारे एग्जामिनेशन में, इवन नवंबर में जो पिछले साल की बात है एसएससी का एग्जामिनेशन हुआ था, वहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे डांसेस को लेकर। तो उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी था। तो ध्यान रखना मोहिनीअट्टम केरला का एक डांस है। यूपीएससी ने भी 2014 में ऐसा क्वेश्चन पूछा था। मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। यहाँ पे आपको कुछ डांसेस के नाम दिए गए और आप कह सकते हो कि वो डांस कहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं उन जगह के नाम दिए गए। आपको यहाँ पर उन पेयर्स को मैच करना था। जैसे गरबा गुजरात, कहोगे बिल्कुल सही है ना, गुजरात में गरबा परफॉर्म किया जाता है। फिर मोहिनीअट्टम ओडिशा, ये गलत है क्योंकि अभी आपने पढ़ा मोहिनीअट्टम केरला का डांस है। देन यक्षगान कर्नाटका, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये डांस आपको कर्नाटका का देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो 1 और 3 होना चाहिए। जब आप लोग ऑप्शंस को देखोगे तो नीचे ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल हैं। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 और 3 ओनली, सी 1 और 3 ओनली, या फिर डी 1, 2 और 3 ओनली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 ओनली। तो पहला और तीसरा जो है वो करेक्ट है, दूसरा वाला रॉन्ग है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको यहाँ पे ये प्रोफाइल मिलेगा। 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं वीडियो के अंदर में, स्टार्टिंग में प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया गया, उसके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश क्या करो। इससे पता चलता रहता है कि हाँ कौन कौन जो कमेंट्स उसमें एक्टिवेट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ यहाँ पर 2 आर्टिकल आते हैं और दोनों के दोनों रेलिवेंट हैं। उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल ये वाला है। इसको आप लोग क्या कर सकते हो, जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक कर सकते हो। क्या बात की जा रही है, जो इजराइल के एनवॉय हैं ना, उन्होंने क्या किया, हाइफा पोर्ट डील को अभी डिफेंड किया है। मैं आपको बताऊं क्या हुआ है। अच्छा, पोर्ट हम किसको बोलते हैं, पोर्ट हम लोग बोलते हैं बंदरगाह को। तो जो अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप के बारे में सभी लोगों ने जान लिया होगा। पिछले कुछ समय पर अडानी ग्रुप काफ़ी चर्चा में, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत लॉसेस इन्होंने फेस किए, दुनिया भर में इनकी चर्चा हुई है। लेकिन इससे पहले, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स को आने से पहले मैं आपको बता दूं, अडानी ग्रुप ने ना
इज़राइल में एक बंदरगाह को ख़रीदा है और उस बंदरगाह का नाम है हाइफा पोर्ट। पोर्ट ऑफ हाइफा कह सकते हो, हाइफा पोर्ट, ये उस बंदरगाह का नाम है, वो इज़राइल में स्थित है। तो इस हाइफा पोर्ट की डील की है अडानी ग्रुप ने और इसको ख़रीद लिया है, आप ऐसा कह सकते हो। तो अभी क्या हुआ, इतना सब कुछ कंट्रोवर्सीज होने के बावजूद भी जो इजराइल के एनवॉय है ना, वो इस हाइफा पोर्ट डील को सपोर्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं। उनका मानना यहाँ पर यह है कि ये डील अपने आप में बेस्ट डील है और इजराइल खुश है कि हाँ, भारत ने यहाँ पर इस पोर्ट को परचेज़ किया है। दूसरा, यहाँ पे ये मानते हैं कि आने वाले समय में इस पोर्ट का बेहतरीन तरीके से यूज़ होगा, जिसका बेनिफिट इजराइल प्लस अडानी ग्रुप दोनों को मिलने वाला है। ये बात यहाँ पर एनवॉय की कहनी है, जिनका नाम है नायर गिलोन, ठीक है ना। तो इजराइल के एनवॉय हैं, इनका यहाँ पर सारा का सारा स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाता है। बट एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, किसने किसको डिफेंड किया, ये कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बट जो आपको ध्यान में रखना है ना, वो ध्यान रखना है हाइफा पोर्ट। हाइफा पोर्ट की लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि ये चर्चा में है और लोकेशन को लेकर क्वेश्चन बनते रहते हैं। और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा हाइफा पोर्ट के बारे में ना। दोस्तों, पहले मैं आप लोग को एक लोकेशन दिखाता हूँ, उस लोकेशन को देखो, फिर उसके बाद में मैं आपको हाइफा पोर्ट के बारे में कुछ लिखित में चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा, उसको भी अपने पास में रखना। इजराइल कहाँ पर है, आपको ये जो पूरा देश दिख रहा है ना येलो कलर में, ये पूरा का पूरा इजराइल है। यहाँ पर वेस्ट बैंक है, यहाँ पर गाज़ा पट्टी है जिसको हम गाज़ा स्ट्रिप के नाम से जानते हैं। इजराइल के नीचे इधर इजिप्ट है, देन इधर जॉर्डन है, ऊपर सीरिया है। ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पे इजराइल के साथ में बाउंड्री को शेयर करती हैं। इवन यहाँ पे ऊपर जाकर तो लेबनान भी मिलेगा, ठीक है ना। इधर यहाँ पे इजराइल के जस्ट पीछे या फिर कह सकते हो वेस्टर्न साइड में मेडिटेरेनियन सी है। अगर मैं इस मैप को थोड़ा सा और जूम करता हूँ ना, तो यहाँ पर आपको एक पोर्ट दिखाई देगा, एक जगह का नाम दिख रहा होगा हाइफा। ये जो बंदरगाह है ना, ये यहीं पर है, जहाँ पे बहुत सारे जो जहाज़ हैं वो आते हैं, यहाँ से जाते हैं। जो व्यापार है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो होता है, वो यहीं पर जहाज़ों से किया जाता है। तो हाइफा पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्लस मेडिटेरेनियन सी में यहाँ पर ये पोर्ट है। और ये जो रीजन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन इसलिए है क्योंकि जब इसे वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो आसपास बहुत सारे देश हैं यहाँ पे, और दुनिया भर का बहुत सारा व्यापार इस वाले रीजन से, इस वाले रूट से गुजरता है। तो कहीं ना कहीं इस पोर्ट का बहुत सारा फ़ायदा अडानी ग्रुप को होने वाला है और इजराइल को भी होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर सेलिब्रेट की गई है इजराइल के एनवॉय के थ्रू, ठीक है। तो ये हाइफा कहाँ पर है, ये आपने समझ लिया। अब आते हैं थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर। अब जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, स्क्रीन पर आप नीचे देख सकते हो। अडानी ग्रुप ने रिसेंटली ना इस इजरायली पोर्ट ऑफ हाइफा को ख़रीदा है, कितने रुपए में, लगभग 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स में। हाइफा पोर्ट कहाँ पर स्थित है, इजराइल के नदर्न रीजन में। मैंने आपको दिखाया जस्ट ऊपर, आपको ऊपर वाले पोर्शन में ये पोर्ट हाइफा देखने को मिल जाता है। और पोर्ट हाइफा मेडिटेरेनियन सी में है, जो मेडिटेरेनियन सी है जस्ट यहाँ पे पास में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा, बोला यह जा रहा है कि ये जो पोर्ट है ना, ये पोर्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रास्ते पर बना हुआ है और कहीं ना कहीं स्विस कैनाल वाले रास्ते पर यह स्थित है। तो बहुत सारे जो जहाज़ हैं वो दिन भर यहाँ से गुजरते हैं। कह सकते हो जो हाइफा पोर्ट है ना, ये दूसरा सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है इजराइल का, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट जहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार यहाँ पे होता रहता है, सामान आता जाता रहता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता रहता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में बोला गया इजराइल देश के जितने भी कंटेनर कार्गो हैं, आधे से ज़्यादा कंटेनर कार्गो को हैंडल करने का काम ही यहाँ पर हाइफा पोर्ट करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइफा पोर्ट एक नेचुरल डीप वाटर हार्बर है। हार्बर मतलब वही पोर्ट हो गया। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है हाइफा पोर्ट को लेकर, पहली चीज़ तो लोकेशन पूछी जा सकती है, लोकेशन आपको पता चल गई है। दूसरा पूछा जा सकता है कि हाइफा पोर्ट क्या है, एक नेचुरल डीप वाटर हार्बर पोर्ट है या अलग तरीके से मैनमेड है या कैसे बनाया, किसने बनाया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखो, एक तो होता है नेचुरल हार्बर और एक होता है मैनमेड हार्बर। एक होता है इंसान ने यहाँ पर उस पूरे पोर्ट को तो डेवलप किया है, उसके आसपास के एरिया को भी डेवलप किया है, और एक होता है नेचुरल, यानी कि प्रकृति की खुद की देन है, वो ऐसा पोर्ट बना हुआ है। अच्छा, ऐसा क्या खास बात है उसमें, तो वो देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ग्रीस का ये पोर्ट लिया है। कहाँ का है, ग्रीस का ये पोर्ट है। ये कह सकते हो एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है नेचुरल पोर्ट का, नेचुरल वाटर हार्बर का, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे पूरा का पूरा जहाज़ आने का पूरा रास्ता बना हुआ है। यहाँ पे जहाज़ आएंगे, सामान को लोड कर सकते हैं, यहाँ पे सामान को उतार सकते हैं, है ना। और इनका आने का रास्ता कहाँ से, पीछे से एक बड़े समुद्र में है, बड़ा समुद्र बाहर कनेक्ट है, यहाँ से ये अंदर आ सकते हैं और अंदर आने के बाद में इस प्रकार से ये यहाँ पर सुरक्षित है पूरी तरह से। ये कहलाता है यहाँ पर एक नेचुरल हार्बर। नेचुरल हार्बर यह है, नेचुरल हार्बर के पीछे का कॉन्सेप्ट यह है कि इसको कहीं ना कहीं पूरे पोर्ट का देखो, पूरे बंदरगाह को एक प्रोटेक्शन मिली हुई है ना। इधर से उधर से कोई खतरा नहीं है। इवन यहाँ पे आप देख पाओगे ये भी एक तरीके से बंद सा बना हुआ है, दो यहाँ पर चट्टानें बनी हुई हैं नेचुरली, और यहाँ से ही बंद है। यहाँ पे आप सिक्योरिटी रख दोगे ना, तो इस पोर्ट पर आप कह सकते हो कोई निगरानी भी नहीं रख सकता।
मतलब कोई अपनी नज़र भी नहीं डाल सकता यहाँ पे अगर आप सिक्योरिटी तैनात कर देते हो तो। प्लस नेचुरल पोर्ट की खास बात ये होती है ना, काफ़ी सारे पोर्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े जो जहाज़ हैं ना वो एंड तक चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो थोड़ा सा गहरा होता है। जबकि यहाँ पे जो मैनमेड पोर्ट होता है वहाँ पर पानी को गहरा करना पड़ता है, खुदाई करनी पड़ती है। नहीं, यहाँ पे नेचुरली पानी काफ़ी गहरा होता है। नहीं तो फिर आप दूसरे पोर्ट में देखोगे ना तो जो बड़े बड़े जहाज़ हैं वो बीच में ही रुक जाते हैं समुद्र के, और छोटे छोटे जहाज़ वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से सामान को उतार कर फिर नदी के किनारे सॉरी जो हमारा पोर्ट है वहाँ पर बंदरगाह पर लेकर आते हैं। बट यहाँ पे नेचुरल पोर्ट के अंदर एक खास बात ये होती है कि पानी ना तट के किनारे भी काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है और जहाज़ को आप बिल्कुल अंदर तक लेकर जा सकते हो, अपना सामान वहाँ पे उतार सकते हो या वहाँ से चढ़ा सकते हो। ठीक है ना। तो ये कौन सा पोर्ट है? हाइफा पोर्ट एक नेचुरल हार्बर पोर्ट है, तो ये एक प्लस पॉइंट भी हमारा कह सकते हो ये। फिर एक और पॉइंट आता है यहाँ पर, जो पोर्ट ऑफ हाइफा है ना, इस पूरे बंदरगाह को बनाया गया था 1933 में। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इसको बनाया था और 1948 से ही क्या हो रहा है ना, इस पोर्ट को वापस से रिबिल्ड किया गया है। देन वापस से यहाँ पर जो इजराइल की सरकार उन्होंने यहाँ पर इसको तैयार किया है, बनाया है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स यहाँ पे इस पोर्ट पे किए हुए हैं। कब बनाया गया वो भी आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। बराबर में आपको एक और छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, इसको भी आप जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक कर पाओगे। इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर पर काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ समय से, आपको पता है। अब क्या हुआ है कि इंडिया चाइना दोनों मिलकर, दोनों के यहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ में जॉइंट सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है शिल्पा काम्बुले। देन उसके बाद में यहाँ पे आप देख पाओगे चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं हुइंग चुनिंग। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है ताकि किस प्रकार से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ पे जो कंडीशंस बेकार हो रही हैं दोनों देशों के बीच में, उन कंडीशंस को कैसे रिस्टोर किया जा सकता है, कैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रिलेशंस को बिल्कुल नॉर्मल किया जा सकता है, उसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। तो इंडिया और चाइना के बीच में आप कह सकते हो एक पर्सनल बॉर्डर मीटिंग चल रही है, पर्सनल बॉर्डर को लेकर जो बातचीत चल रही है, और 3 साल बाद इस प्रकार की मीटिंग चल रही है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है ना। बाकी कोशिश यही है कि जो रिलेशंस हैं दोनों देशों के बीच में, उसको हम लोग प्रॉपरली नॉर्मल कर पाएँ, ये हमारा एक मेजर फोकस है। तो ज़्यादा कुछ नहीं था इस आर्टिकल में, बस इतनी सी बात है। और ऐसे आर्टिकल हम लोग रेगुलर बेसिस पर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं पिछले लंबे समय से। नाउ एक और छोटा सा आर्टिकल आ जाता है यहाँ पर, थोड़ा सा रेलिवेंट है। आपने पिछले कुछ समय में एक वर्ड सुना होगा, डिकिंसोनिया। अब ये डिकिंसोनिया वर्ड क्या है? तो बोला ये जा रहा था कि डिकिंसोनिया दुनिया का सबसे पुराना जानवर है, और सबसे पुराने जानवर के जो जीवाश्म हैं, जो फॉसिल्स हैं, वो पाए गए हैं भीमबेटका में। ऐसा यहाँ पर माना जा रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही थी इसकी 2021 से। तो भीमबेटका पे ना जो हमारी चट्टान है, जो रॉक है ना, रॉक पर इस प्रकार के कुछ पैटर्न्स पाए गए हैं। इस प्रकार के यहाँ पर पैटर्न्स और कुछ जीवाश्म पाए गए थे पिछले कुछ समय में, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। बहुत ध्यान से बात में सुनना, मतलब बहुत ध्यान से बात को सुनना। लास्ट में ना एक ट्विस्ट है इसमें, क्योंकि अभी जो रिसर्च की गई थी लंबे समय पहले वो बदल गई है। वो क्या बदल गई है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, ये फॉसिल पाए गए, इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा था, भीमबेटका में ये पाया गया, ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा था। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये जो फॉसिल है ना, ये भोपाल में पाया गया, बिल्कुल जस्ट पास में, भीमबेटका के पास में। और बोला ये जा रहा है कि 2 साल पहले इसकी फाइंडिंग की गई है और मेंशन किया गया, इसको नाम दिया गया डिकिंसोनिया। डिकिंसोनिया यहाँ पर बोला जा रहा है कि पृथ्वी का सबसे पुराना जानवर है। लगभग 570 मिलियन ईयर्स एगो यहाँ पर इसके बारे में कुछ बातें पता लगाई गई थी। यानी कि ये जो पीरियड था ना, लगभग इडेकेरियन पीरियड था, उस समय पर ये जानवर देखने को मिला करता था, ऐसा यहाँ पर रिसर्चेस की गई हैं। लेकिन अभी ना और भी बहुत सारे रिसर्चर साथ में आते हैं। साथ में आने के बाद में उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर और डिटेल से रिसर्च किया, क्योंकि इस प्रकार का डिकिंसोनिया ऑस्ट्रेलिया, रशिया और यूक्रेन, चाइना में भी देखने को मिला है। तो रिसर्च करा, बहुत सारी रिसर्चेस की, और रिसर्च करने के बाद में पता है क्या चलता है, जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जनवरी में, उसमें ये पता चलता है ये कोई जानवर नहीं है। ये जो डिकिंसोनिया फॉसिल है ना, ये कोई जानवर नहीं है, ये पुराना मधुमक्खी का छत्ता है। ये एक क्या है, मधुमक्खी का छत्ता, ओल्ड बीहाइव है। तो जो रिसर्च पेपर से उसके अंदर अभी बदलाव कर दिया गया है, बोला गया कोई यहाँ पर ये जानवर नहीं है, अभी कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली हम लोगों को, ये एक मधुमक्खी का छत्ता है केवल। ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे मान लो ये चट्टान है, इस प्रकार से वो एक छत्ता होगा और उसी का जो स्ट्रक्चर है वो बन चुका है, और उसी के ऊपर ढेर सारी जो रिसर्चेस है वो अभी यहाँ पर की गई हैं। तो अभी इसको क्लैरिफाई कर दिया है कि वो यहाँ पर कोई जानवर नहीं है, वो इस प्रकार से एक पुराना सा बी हाइव है, बहुत पुराना मधुमक्खी का छत्ता है। ठीक है। उसके पैटर्न से उसका स्ट्रक्चर है ये। नाउ आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे आज के रेलिवेंट एडिटोरियल्स को। तो 2 एडिटोरियल हमारे हैं बहुत ज़्यादा काम के। सबसे पहला एडिटोरियल बात करता है यहाँ पर ये वाला, बायोडाइवर्सिटी चैंपियन भारत कैसे बन सकता है, कैसे अपने यहाँ पर जो हमारे पास में प्लांट्स, एनिमल्स हैं, उनको हम कैसे बचा सकते हैं, उसको लेकर ये एडिटोरियल लिखा गया है।
एडिटोरियल लिखने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 लोगों ने मिलकर इस आर्टिकल को लिखा है। तो क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा, हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। और परसों के वीडियो में मैंने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, आपको याद होगा, वेमेन सेफ्टी से संबंधित। जो वर्क प्लेस होता है जहाँ पर महिलाएँ काम कर रही हैं, अलग अलग कंपनीज़ हैं, वहाँ पे उनके लिए उस वर्क प्लेस को सिक्योर बनाया जाए, सेफ़ बनाया जाए, उसको लेकर एक एडिटोरियल आया था, याद होगा। उसी के बेसिस पर मैंने आज आपको एक क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेहतरीन तरीके से आपको लिखना है और एक अच्छा आंसर लिख सकते हो, और क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन क्या बोलता है, वॉट आर द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर क्रिएटिंग अ सेफ वर्क प्लेस फॉर वेमेन एंड हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशंस implement those measures to ensure a safe inclusive work environment for all employees। मतलब देखो, ये आर्टिकल ना, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आप एथिक्स के पर्पस से भी देख सकते हो, एसए के पर्पस से भी देख सकते हो, तो हर एक पेपर में आपके लिए रेलिवेंट हो जाएगा। पूछा यह जाता है कि जो वर्क प्लेस है वेमेन के लिए, जो कंपनियां हैं जहां पे महिलाएं काम कर रही हैं, वहां पे उनके लिए जो जगह है ना, उसको हम कैसे सेफ़ बना सकते हैं, उस वर्क प्लेस को उनके लिए कैसे एक सेफ़ वर्क प्लेस बनाया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या हमारी नीतियाँ, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हमारी होनी चाहिए, प्लस कैसे एक कंपनी उन स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकती है, कैसे एक कंपनी उन स्ट्रैटेजीज़ को अपने यहाँ पे लागू कर सकती है, लागू करने के बाद में एक अच्छा सेफ़ और कह सकते हो कि एक अच्छा वर्क प्लेस उसको बना सकती है, सेफ़ एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट कर सकती है एम्प्लॉयज़ के लिए, खासकर वेमेन एम्प्लॉयज़ के लिए। तो क्या किया जा सकता है इसके लिए, आपको यहाँ पर सजेशन देना है, 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप या मेंस आंसर राइटिंग लिखना, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो चैनल मिलेगा। 50,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो और अपने आंसर्स को लिख सकते हो। और अपने आंसर को लिखकर जब सबमिट करोगे ना, तो एक छोटा सा काम और करना, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे ना, तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर पाओगे, सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकोगे कि यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस पर्टिकुलर एडिटोरियल से। तो इस एडिटोरियल के जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब आपको परेशानी होती है ना कि सर हम क्या लिखें एडिटोरियल में से, क्या नहीं लिखें, कैसे नोट्स बनाएं, तो यहाँ पे जितने भी रेलिवेंट पॉइंट्स हैं इस एडिटोरियल के, वो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे, ठीक है ना। तो मैंने प्रोवाइड करवा दिया कि इंडिया कैसे यहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी चैंपियन बन सकता है, उसको लेकर जो भी राइटर के कहने हैं वो सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलो फिर, सबसे पहली चीज़ देखो हुआ क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, कैसे हम उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं और इंडिया इसमें कैसे एक चैंपियन बन सकता है, उसके बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहली चीज़ देखो, हमारे प्लैनेट के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सभी लोगों को पता है। और बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा के लिए अलग अलग मीटिंग्स होती भी आई हैं पिछले लंबे समय से, आप कह सकते हो कि बहुत लंबे समय से। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हुआ था मॉन्ट्रियल में, कनाडा में, 19 दिसंबर ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ ये मीटिंग। उसके बाद में 19 दिसंबर 2022 की बात है, पिछले साल की बात है। पिछले साल भी लगभग 188 जो कंट्रीज़ थीं, उन्होंने क्या किया, एक अग्रीमेंट को अडॉप्ट किया और बोला कि हम लोग क्या करेंगे कि साल 2030 तक जो भी दुनिया भर की जितनी भी ज़मीन है उसको 30% तक सुरक्षा करेंगे, उसकी 30% तक उसको बचाएंगे, और 30% तक जो हमारे दुनिया भर के ओशंस हैं उनको बचा जाएगा। यानी दुनिया भर में जितनी भी ज़मीन है उसका 30% उसकी सुरक्षा की जाएगी, और जितने भी समुद्र हैं उसकी 30% सुरक्षा की जाएगी। 2030 तक ये काम करेंगे, और इसके लिए 188 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने साथ मिलकर इस अग्रीमेंट पर हाँ की थी। इसी प्लेज को हम लोग 30x30 प्लेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे जो मीटिंग्स हैं, वादे हैं, वो बहुत कुछ किए गए हैं, बट क्या आज इम्प्लीमेंट हो पाए? आज तक यहाँ पर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं। इवन आप देख पाओगे, अगर आप पूरे प्लैनेट पर, पूरे पृथ्वी पर देखोगे, ह्यूमन की जितनी पॉपुलेशन है, जितने मानव यहाँ पर इस पृथ्वी पर अवेलेबल हैं, 17% यहाँ पर केवल और केवल इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें आता है। इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन 17% का आता है। दुनिया भर में जितनी भी ज़मीन है पूरे प्लैनेट पर, 17% इंडिया यहाँ पर अगेन कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो भारत यहाँ पर अपने आप में एक ह्यूज कंट्री देखने को मिल जाता है, और इसी के बेसिस पर ये जो पूरा का पूरा आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट है ना एक ह्यूज कंट्री का, इसी के बेसिस पर भारत क्या कर सकता है, एक बायोडाइवर्सिटी चैंपियन बन सकता है। हम क्या कर सकते हैं, इन प्लांट्स और एनिमल्स को सुरक्षा देते हुए दूसरे देशों को भी असिस्ट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर राइटर ने मैंशन किया है। सबसे पहली चीज़ क्या है, हम लोगों को अलग अलग प्रोग्राम्स चलाने होंगे।
और हमने प्रोग्राम्स स्टार्ट भी कर दिए हैं। अब की बार का जो बजट है साल 2023 का, राइटर का कहना है उसमें एक स्पेशल फोकस दिया गया है ग्रीन ग्रोथ के ऊपर, जो कि अपने आप में एक बेस्ट चीज़ लगी है इन राइटर्स को। उनका कहना है ये हमें एक बेस्ट चीज़ लगी है। बहुत सारे प्रोग्राम्स अब की बार यहाँ पर स्टार्ट करे गए हैं एनवायरमेंट को बचाने के लिए। इवन हमारे बजट 2023 में हमने सप्त ऋषि वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको उठाया है। 7 चीज़ों के ऊपर मेन काम करना है हमें। उन सप्त ऋषि में से जो एक मेन पोर्शन है हमारा वो है ग्रीन ग्रोथ, यानी कि एनवायरमेंट के ऊपर भी फोकस करना है। तो ग्रीन ग्रोथ के ऊपर जो ये फोकस है ना, ये इंडिया के लिए अपने आप में न्यू है। और यहाँ पे देखो पिछले कुछ समय में डेफिनेटली हुआ यह है कि इंडिया ने भी अपने बहुत सारे जो नेचुरल एसेट्स है वो खो दिए हैं। बहुत सारी सॉइल बेकार हुई है, मिट्टियाँ बेकार हुई है, लैंड बहुत बर्बाद हुआ है, वाटर बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, बायोडाइवर्सिटी यानी बहुत सारे प्लांट्स कटे हैं, बहुत सारे एनिमल्स विलुप्त हो गए हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर इंडिया ने भी ढेर सारी फेस की हैं। तो अब यहाँ पे जो कदम उठाया गया है ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक वेलकम स्टेप है और एक अच्छी तरफ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं बजट 2023 के तहत। और बजट 2023 में अलग अलग प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस किया गया, जैसे नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। जो ये मिशन है ना, इसका मकसद है कि हम लोग जो फॉरेस्ट कवर है यानी जंगल वाले जो साइज़ हैं, प्लांटेशन वगैरह है, उसको यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये हमारा एक पर्पज़ है। प्लस जंगल की जो ज़मीन है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। और नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के साथ साथ आप देख पाओगे एक प्रोग्राम और है मिष्टी। देखो मिष्टी को लेकर आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखना क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में है। इसका फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। देखो ये जो प्रोग्राम है ना, इसका एक अलग से फोकस है कि जो हमारे मैंग्रोव्स हैं उनकी सुरक्षा करना। आपको पता है जैसे सुंदरबन वाला जो रीजन है ना वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में, वहाँ पर तट के किनारे, समुद्र पे तट के किनारे जो है ना, खारे पानी में ये प्लांट्स पाए जाते हैं। ये प्लांट्स होते हैं जो कि पानी के अंदर से निकल रहे होते हैं, इनको हम लोग मैंग्रोव्स बोलते हैं। इनकी बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज़ हैं। जैसे खारे पानी में आप दूसरा कोई प्लांट डालोगे वो ख़त्म हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, बट ये प्लांट्स वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, उसको एनर्जी मिलती है वहाँ से। प्लस बहुत सारा पोल्यूशन ये जो प्लांट्स है वो स्टोर कर लेते हैं। बहुत सारा प्रदूषण इन प्लांट्स को मतलब बहुत सारा जो प्रदूषण है ना वो ये प्लांट्स स्टोर कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटीज़ इन प्लांट्स की हैं। तो वही बोला गया कि हमें मैंग्रोव्स को बचाना, यानी इन प्लांट्स को बचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और उसी के लिए मिष्टी प्रोग्राम को स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग यहाँ पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं मैंग्रोव्स को, और देना भी चाहिए क्योंकि मैंग्रोव्स कहीं ना कहीं आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज से लड़ सकता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग से लड़ सकता है। जो अभी हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं चांद से धूल उड़ाने का, तो उसका सोल्यूशन यहाँ पर एक मैंग्रोव्स भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि मैंग्रोव्स बहुत सारा पोल्यूशन को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद में यहाँ पर एक दूसरा और इनिशिएटिव देखने को मिलेगा, वो है पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड आम्युलरेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर पीएम प्रणाम है, जहाँ पे हमारा मेजर मकसद क्या है, जो भी यहाँ पर सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है, बहुत सारा जो खाद का यूज़ हो रहा है या बहुत सारे कीटनाशकों का यूज़ हो रहा है हमारे एग्रीकल्चर में, उसको कम किया जाए। क्योंकि उस कीटनाशक की वजह से, उस यहाँ पर खाद की वजह से बहुत सारी जो मिट्टी है उसका उपजाऊपना ख़त्म होता जा रहा है। तो हमें यहाँ पर इनको रिड्यूस करना होगा, कम से कम करना होगा, ताकि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा सस्टेन कर सकें आगे। यहाँ पर इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को आगे बढ़ावा दे सकें। देन उसके बाद में राइटर ने मेंशन किया है फाइनली अमृत धरोहर स्कीम। ये भी एक स्कीम यहाँ पर रिसेंटली स्टार्ट की गई है, अमृत धरोहर स्कीम। ये डायरेक्टली मेंशन करती है हमारे बायोलॉजिकल वेल्थ के बारे में। अगेन वही प्लांट्स एनिमल्स के बारे में चर्चा करते हैं। और ख़ासकर ये जो स्कीम है ना, इसका एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारे जो वेटलैंड्स हैं, जैसे हमारे झील, नदियाँ, उनका प्रॉपर यूज़ करें, है ना, इको टूरिज़्म करें, लोगों की इको टूरिज़्म वगैरह को प्रमोट करेंगे, तो इससे लोगों के पास में इनकम जनरेशन भी आएगी। जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उस एरिया में जो रह रहे हैं ना, उनके पास में आप कह सकते हो कि बहुत सारे जो रोज़गार है उसके तरीके आ जाएंगे। इको टूरिज़्म समझ रहे हो ना, कि यहाँ पर एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से जो टूरिज़्म है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। एनवायरमेंट के ऊपर कोई नुकसान ना हो उस टूरिज़्म के ऊपर, उसका ख्याल रखा जाएगा। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, जहाँ जहाँ पर टूरिज़्म बढ़ेगा, लोकल कम्युनिटीज़ का जो इनकम जनरेशन है वो भी इंक्रीज़ होता हुआ चले जाएगा। तो ये भी हमारा एक मेजर फोकस रहने वाला है अमृत धरोहर स्कीम के अंदर में। तो ये सारे कुछ कदम उठाए गए। और हाल ही में ना एक और बेहतरीन कदम उठाया गया राइटर के हिसाब से। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या किया, जो हैदरपुर एक रामसर वेटलैंड है, हैदरपुर एक वेटलैंड है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के अंदर में एक रामसर वेटलैंड है। यहाँ पर क्या किया गया, रिसेंटली जो पानी है ना इस वेटलैंड से खींच लिया गया, पानी सुखा दिया गया इसमें। और बोला फिर यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है उन्होंने यहाँ पर फटकार लगाई। उनका कहना यह था कि आप ऐसे पानी को नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, है ना, बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, तो आप ऐसे पानी को नहीं निकाल सकते। और पहले आपको इंश्योर करना होगा। और जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, यानी कि अलग अलग देशों से चिड़ियाँ उड़कर आती हैं, यहाँ पे रुकती हैं,
तो वही यहाँ पर बोला गया है कि अब आप ऐसे पानी को नहीं निकालोगे, पहले यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगी वो अगर चली जाती हैं, सीज़न ख़त्म होता है, तभी यहाँ पर आप पानी को हटा सकते हो, वहाँ से निकाल सकते हो करना है तो, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पर रिसेंट स्टेप उठाए गए थे। फिर उसके बाद में राइटर ने कुछ सजेशंस दिए हैं। सजेशन क्या दिए हैं कि हम लोगों को ना नए नए मिशंस और जो प्रोग्राम्स हैं जो हम लेकर आ रहे हैं अभी, उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करने की आवश्यकता है यहाँ पर। जो हमारा वेटलैंड इकोसिस्टम है, जितने भी हमारे नदियाँ, लेक, झील, जितनी भी चीज़ें जो वेटलैंड इकोसिस्टम है, इसका जो फ्यूचर है ना, वो डिपेंड ये करता है कि हम किस प्रकार से वाटर का यूज़ करते हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय में वाटर का इस प्रकार से यूज़ किया गया, बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया गया, जिससे वाटर का टेबल जो है लगातार कम होता हुआ चला गया है। तो हमें कैसे यूज़ करना चाहिए? खासकर देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में ना बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं। वाटर इंटेंसिव क्रॉप का मतलब यह है कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, टन्स ऑफ लीटर्स में पानी का यूज़ किया जाता है। तो उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, मिलेट्स का प्रोडक्शन कर सकते हो। और साल 2023 अपने आप में मिलेट्स को एक अलग से इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो मिलेट्स यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं, बाजरा, जोवर, रागी, ये सारे के सारे क्या हैं, मिलेट्स हैं। और इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, इनमें जो पोषण होता है वो हमारी नॉर्मल फसल से और ज़्यादा होता है। और अच्छी बात यह है कि जो ये मिलेट्स एक कम पानी में बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकते हैं, या अगर कोई सूखा भी पड़ जाता है ना तो उसमें भी ग्रो कर सकते हैं ये। तो कहीं ना कहीं ये काम किया जा सकता है। प्लस जो हमारा वेस्ट वाटर है, जो गंदा पानी है ना, उसको प्रॉपरली रिसाइकिल करना होगा। उसके लिए हमारे पास में ग्रे और ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स ज़रूर से होने चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, जो गंदा पानी उसको प्रॉपरली ट्रीट कर सकें। तो ये यहाँ पर राइटर ने एक सोल्यूशन दिया है। फिर इनका कहना यहाँ पर यह है कि जो ग्रीन इंडिया मिशन है, जब इसको देखते हैं ना, तो इसमें हमारा जो मेजर फोकस है वो क्या होना चाहिए? हमारा मेजर फोकस होना चाहिए इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन के ऊपर, रादर देन ट्री प्लांटेशन। आप प्रॉपरली फोकस कर रहे हो, बहुत सारे पेड़ लगाएंगे, ठीक है, लेकिन उसके बजाय आपको जितने इकोलॉजी उसको रीस्टोर करना होगा, उसके साथ साथ उसको प्रोटेक्शन देना। यहाँ पे एक प्रोटेक्शन वर्ड भी यूज़ किया गया है। जो प्रोटेक्शन देना है वो थोड़ा रेलिवेंट है। यानी कि आप ऐसा ना हो कि देखो ऐसा भी हो रहा है ना कि दूसरी जगह पर पेड़ लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन जब नए पेड़ लगा रहे हो और पीछे आप पेड़ काटते चले जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है। पीछे वाले जो पेड़ है ना, उनकी भी सुरक्षा करनी है, और आगे नए पेड़ तो लगाने ही लगाने हैं। दोनों ही काम करने होंगे, तब जाके हम एनवायरनमेंट को एक प्रोटेक्शन दे सकेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में राइटर ने मेंशन किया है लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट। लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो इनका कहना यह है कि मान लो कोई एक जंगल है, उसमें ना बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो रह रहे होते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं जो जंगल में रह रहे होते हैं, और अपना जीवन वो वहीं से व्यतीत करते हैं। जंगल जो भी यहाँ पर उनको दे रहा है प्रोड्यूस करके, वो सब वहाँ पे प्रोडक्शन कर उसी को बेच बाच कर अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर रहे होते हैं। तो उनके जो एफर्ट्स अपने आप पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्लस बोला गया कि उनको एक ट्रेडिशनल नॉलेज है, क्योंकि आप उस एरिया में रह रहे हैं। अब मान लो आप जिस जगह में रह रहे हो, आपके एरिया में जो भी आप जिस एरिया में रह रहे हो ना, आपको वहाँ के एक एक गली का पता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे गली कहाँ निकलती है, कहाँ पे निकलती है। और कोई बाहर दूर का इंसान उस एरिया में आ जाए तो भटक जाएगा। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बट वो यहाँ पर फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करने चले गए, है ना। प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बट जंगल को बचाने के लिए वो स्टेप उठा रहे हैं। और जो लोग जंगल में प्रेजेंट हैं, लंबे समय से, सालों से रह रहे हैं, उनको प्रॉपरली वहाँ की नॉलेज है, एक एक चीज़ पता है, ट्रेडिशनल नॉलेज है उनके पास में। वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनको हटा दिया जा रहा है, वहाँ से हटा दिया जा रहा है, ठीक है, कि आप हटो, हम जंगल की सुरक्षा करेंगे। तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है राइटर के हिसाब से। उनको क्या करना चाहिए, वो जो लोकल कम्युनिटी है ना, उनको भी अपने इस मिशन के अंदर इन्वॉल्व कर लो। उनके पास में वो ट्रेडिशनल जो नॉलेज है ना, उसका बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और हम साथ में मिल कर ना वो नॉलेज को और गेन कर सकते हैं। उससे हमारी नॉलेज और वाइडन होगी, और भी बहुत एरिया में हम इस प्रकार से प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। ये पहला काम है, यानी लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट अगेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद में क्या मेंशन किया गया, देखो जितने भी मिशन है ना, इन मिशन को हम लोगों ने चर्चा बहुत की है। ऐसे बहुत सारे मिशंस आते रह गए, आए और गए, लेकिन मिशन को इम्प्लीमेंट करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उसको लागू करते हो ना बड़े लेवल पर, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई पड़ती है। और इंडिया आज के समय पर एक ग्लोबल लीडर की तरह है। इंडिया यहाँ पर इस पोजीशन को लेता है ना, तो अपने आप में यहाँ पर दुनिया भर में एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। हम काफ़ी सारी कंट्रीज़ को असिस्ट करते हुए नजर आएंगे इस पर्टिकुलर मैटर में, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पर आपको एक जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी होगी इस पूरे के पूरे एडिटोरियल के रिगार्डिंग। नेक्स्ट और लास्ट एडिटोरियल पर आते हैं, क्योंकि आज एडिटोरियल कम आए, क्योंकि दूसरे पेज पर कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर एक छोटा सा एडिटोरियल है ये,
और एक्सप्लेन सेक्शन पर, छोटा तो नहीं कहेंगे, काफ़ी लंबा है। एक कंट्रोवर्सीज हो रही है, एक कंट्रोवर्सी हुई हुई है संगम को लेकर, संगम एज को लेकर। आपने इतिहास में संगम एज के बारे में पढ़ा होगा, जो साउथ इंडिया के अंदर पूरी तरह से इवॉल्व हुआ था, है ना। उसी को लेकर यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं, वो यहाँ पर समझाया गया है। देखो वैसे ना नॉर्मली जो बोला जाता है, जो संगम एज है वो यहाँ पर 3rd सेंचुरी के आसपास का टाइम पीरियड के बिलोंग करता था, है ना। 3rd सेंचुरी के आसपास के टाइम पीरियड में वो संगम एज ग्रो किया था। बट अभी जैसे जैसे नई नई रिसर्चेस निकल रही हैं, क्योंकि जो हमारी वाईगाई नदी है ना तमिलनाडु के अंदर में, उसके आसपास का जो रीजन है वहीं पर संगम एज एस्टेब्लिश हुआ था। तो वहाँ पे अभी खुदाई कर करके बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को निकाला गया। जब चीज़ों को निकाला गया, उनकी कार्बन डेटिंग की गई। पिछले कुछ समय पर यूएस में हमने कार्बन डेटिंग करने के लिए कुछ सामान को भेजा, जो वहाँ पे खुदाई के दौरान निकाला गया था। तो पता ये चला कि वो सामान 580 BC को बिलोंग करता है। मतलब जहाँ पर संगम एज को दिखाया जा रहा है ना, और संगम एज की जगह से जो सामान मिला है वो हमें और भी बहुत पहले से मिला है। तो मतलब संगम एज का जो टाइम पीरियड है वो अभी चेंज कर दिया गया है। यानी कि जितना भी पुराना बताया जाता है संगम एज इतना पुराना है, ये उससे भी ज़्यादा पुराना है, ऐसा यहाँ पर राइटर्स का कहना है। ठीक है, तो संगम एज क्या है, ये पूरा का पूरा ऐतिहासिक पीरियड है हमारे, और खासकर तमिलनाडु के अंदर में जो एंशिएंट तमिलनाडु था वहाँ का पूरा एक ऐतिहासिक पीरियड था। ये पूरा समय था 3rd सेंचुरी BC के आसपास। ठीक है ना, तो ये पूरा 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी CE तक ये पूरा का पूरा चला था संगम पीरियड। और आज भी यहाँ पर तमिलनाडु के आसपास जो जगह वहाँ पे प्रेजेंट है ना, वहाँ पे एक्सकेवेशन की जाती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ पे रिसर्चेस करते हैं। ठीक है, और ख़ासकर संगम एज के पास में एक जगह है, मतलब अभी जिसको हम लोग किलाड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जिसकी बात की जा रही किलाड़ी की जगह। तो वो जो जगह है ना, वहाँ पर भी बहुत सारी रिसर्चेस की गई हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें निकाली गई हैं। और वो जब चीज़ें निकाली गई ना, तो पता ये चला कि जितना संगम एज का टाइम पीरियड बताया जा रहा है वो सामान कहीं ना कहीं और ज़्यादा पुराना है, और बहुत पुराना बताया जा रहा है। मतलब संगम में जितना दिखाया जा रहा है हम लोगों को, जितना पढ़ाया जा रहा है, उससे भी पुराना है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल से लेकर चलता हूँ, कुछ पॉइंट्स आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रोवाइड करवाता हूँ संगम एज को लेकर, प्लस कॉन्ट्रोवर्सीज़ क्या है हम लोग थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लोग खुदाई कर रहे थे ना, काफ़ी सारे लोगों को वहाँ से हटा दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके पीछे का रीज़न क्या था वो भी समझते हैं। तो बात है किलाड़ी की। किलाड़ी क्या है, एक जगह है जो कि तमिलनाडु में मदुरई शहर के पास में स्थित है। और ये जगह जो वाईगाई नदी वहाँ पे बहती है ना, वाईगाई नदी के ही जस्ट किनारे पर स्थित है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किलाड़ी में खुदाई करना स्टार्ट कर दिया था 2014 के अंदर में, कि हम लोग कुछ नई नई चीज़ें खोज कर निकालेंगे। और एविडेंस मिलने यहाँ पर स्टार्ट हो गए थे। एविडेंस ये मिले कि जो किलाड़ी है ना, वहाँ पे पूरी एक सभ्यता थी, एक सिविलाइजेशन था, लोग यहाँ पे प्रॉपरली रहा करते थे। एक पूरा का पूरा शहर वहाँ पे बसा हुआ था लंबे समय पहले, संगम एज के समय पर, और उसको नाम दिया गया संगम एज सिविलाइजेशन। ठीक है ना, बोला गया कि संगम एज सिविलाइजेशन वहाँ पर देखने को मिला करता था। बट जैसे जैसे हम लोग को चीज़ें मिलती भी चली गई, आप ये कह सकते हो जो हमें बताया जाता है संगम एज सिविलाइजेशन का समय, ये कहीं ना कहीं समान उससे भी पुराने समय का मिलने लगा। मतलब पहले तो ये बिलीव किया जाता था कि जो संगम एरा है ना वो 300 BC के समय का है। लेकिन जो एक्सकेवेशन किए गए किलाड़ी में, जो एक्सकेवेशन करने के दौरान जो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को मिली हैं, उसने रिवील किया कि जो संगम एरा है वो 300 BC नहीं है, वो लगभग आप कह सकते हो कि इससे भी ज़्यादा पुराना है, 800 BC के आसपास का है। और इसको लेकर यहाँ पे जो नई फाइंडिंग्स हुई है ना, इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी उठ चुकी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने यहाँ पर इस कंट्रोवर्सी के ऊपर ठप्पा लगा के, एंड का ठप्पा लगा के ख़त्म करने के बाद में फाइनलाइज कर दिया कि जो संगम एज है ना वो 800 BCE पुराना आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसकी डेट यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। अब इशू क्या है इसमें? इशू यह है कि जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले लोग जो है ना, ये एक्सकेवेशन कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, 3-4 फेसेस में खुदाई की गई हैं। तो खुदाई के दौरान यहाँ पर सामान मिलने स्टार्ट तो हो गए थे, लेकिन जो तमिल आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो कि ASI के साथ में काम कर रहे थे, उन्होंने ना अभी क्या किया, उन्होंने एक्सकेवेशन करने के बाद कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश की गई, और इसके वजह से इन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। हटाने के बाद में उनको बोला गया कि आप हटो, आप यहाँ से जाओ। उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरी जगह पर, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया असम के अंदर में और दूसरे राज्यों में। और इसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ हो गई, क्योंकि ये जो इशू है ना, ये पूरी तरह से पिछले कुछ समय पर पॉलिटिसाइज हो चुका है। राजनीति का पूरा मामला यहाँ पर घुस चुका है और काफ़ी आलोचना हो रही है। आलोचना ये हो रही है, क्रिटिसिज्म ये किया जा रहा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व पॉलिटिक्स कर रही है। ऐसा यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन किया गया कि अगर एक्सकेवेशन होता है ना, तो एक्सकेवेशन के दौरान जो संगम एरा है वो पुराना साबित हो गया है और ज़्यादा। तो यहाँ पर
कुछ फैक्ट ये निकल कर आए कि जो सिविलाइजेशन है साउथ के अंदर में, जो साउथ में सिविलाइजेशन पाया जाता था, क्योंकि संगम में साउथ की बात कर रहे हैं, जो वहाँ का सिविलाइजेशन, जो वहाँ की सभ्यता थी वो सेकुलर थी, मॉडर्न थी, ठीक है ना कि हिंदू, ऐसा यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। तो बट यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे चाहते, इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा और बढ़ावा देना चाहते थे और इस चीज़ को छुपाना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइटर का कहना यह है कि कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व पॉलिटिक्स खेली जा रही थी, जिसकी वजह से जो लोग हैं जो यहाँ पे एक्सकेवेशन खुदाई कर रहे थे, चीज़ों को छुपा रहे थे, उसको यहाँ पे हटा दिया गया, उन लोगों को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरी जगह पर। प्लस बोला गया जो संगमेरा है ना, हमने जब इसके ऊपर रिसर्चेस किए हैं तो पता ये चला है कि वहाँ पे और भी बहुत कुछ देखने को मिला है, बहुत सारे सामान पाए गए, पॉटरीज वगैरह पाई गई हैं। पिछले कुछ समय पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, तो वहाँ पे देखने को मिला जो गाय भैंस बकरी ये सब भी पाई गई हैं, जिससे पता ही चलता है वहाँ पे लोग जो ना एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, एग्रीकल्चर को ज़्यादा परफॉर्म किया करते थे। प्लस जो सुई वगैरह होती है ना, सुई वगैरह भी मिली है वहाँ पे, तो लोगों का ध्यान सिलाई बुनाई में भी काफ़ी ज़्यादा था, ऐसा भी यहाँ पर पाया गया है, ठीक है ना। आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो चुका है। तो संगम पीरियड के बारे में डिस्कस कर ही लिया। ये जो पीरियड है काफ़ी पुराना है, रफली यहाँ पर 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD के समय का ये संगम पीरियड बताया जा रहा है साउथ इंडिया के अंदर में, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कहाँ कहाँ पर ये पूरा का पूरा पीरियड स्थित है। जो संगम है, ये संगम होता क्या है, एक अकेडमी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर कह सकते हो पोएट्स जो कवि हैं ना, उनकी पूरी असेंबली हुआ करती थी। बहुत सारे जो लिटरेचर है यहाँ से, बहुत सारे जो लिटरेचर हैं वो निकल कर आए हैं, बहुत कुछ लिखित जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे निकल कर आई हैं यहाँ से, ऐसा यहाँ पर कह सकते हो। ये जो पूरा का पूरा अकेडमीज़ जो थी ना संगम एज के समय पर, वो सब पांड्या किंग्स के थ्रू रूल की जाती थी वहाँ पे, ठीक है ना। साउथ इंडिया की जब बात करते हैं तो संगम एज के समय में साउथ इंडिया 3 अलग अलग डायनेस्टीज़ के थ्रू रूल किया जाता था, चेरास, चोलास और पांड्यास, ये 3 मिलकर यहाँ पर इसको रूल किया करते थे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा, यहाँ पे मदुरई है, यहीं पर किलाड़ी है जहाँ पे ये सारी रिसर्चेस पाई गई हैं जिसकी अभी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर आप देख पाओगे वाइगाई नदी है, वाइगाई नदी के पास में किलाड़ी और मदुरई भी देखने को मिल जाता है। प्लस अभी मैंने बताया चेरा, चोला और किसके बारे में, पांड्या के बारे में। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो चोला, चेरा और पांड्या, इनकी जो डायनेस्टीज़ यहाँ पे साउथ इंडिया में देखने को मिला करती थी। ये पूरा का पूरा संगम पीरियड का समय आपको देखने को मिलेगा। ये 3 जो बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ हैं ये सबसे ज़्यादा रूल किया करती थी, ठीक है ना। तो बस खाली यहाँ पर ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी मैंने बता दिया ट्रांसफ़र क्यों किया गया, क्योंकि अभी बीजेपी के जो यहाँ पे कुछ पॉलिटिशियंस हैं उनके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन सप्रेस करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। बाकी मैंने आपको बता दिया क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है हम लोगों को वहाँ से, संगम पीरियड क्या होता है ये भी आपने समझ लिया। चलो फिर आते हैं उसके बाद में हम लोग अपने वीडियो के अंत में और समाप्त करते हैं वीडियो को। बस खाली इतना ही था जो भी आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है। लास्ट में हम लोगों को एक जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन था उसका आंसर देखते हैं। राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के अंदर है, तो आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी के बारे में मेंशन है, दैट इज़ वाई सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।